हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। हमने स्टार्ट किया है एंटी माइक्रोबियल ड्रग और कल के इंपॉर्टेंट पार्ट में हमने बात किया प्रिंसिपल ऑफ कीमोथेरेपी और उसके अंदर देखा एंटी माइक्रोबियल ड्रग को सिलेक्ट करने के लिए कौन कौन से पैरामीटर को हमको फॉलो करना पड़ता है। ये जो कीमोथेरेपी का टॉपिक होगा और एंटी माइक्रोबियल ड्रग का टॉपिक होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके हर एक तरह के एग्जाम के लिए। सो आपसे मेरा हाथ जुड़ करके यही रिक्वेस्ट है कि कृपया इनमें से कोई से भी पार्ट को मिस ना करें, क्योंकि ये पार्ट लंबे भी होंगे। इसलिए अगर आप शुरू से नहीं देखना चाहें तो आप मत देखिएगा, लेकिन अगर आप देखते हैं तो बीच में स्किप ना करें, इससे आपका कॉन्सेप्ट वहीं पे रुक जाएगा। तो आज की पार्ट में मैं बात करने वाला हूं एंटी माइक्रोबियल ड्रग के बारे में और इसके अंदर हम देखेंगे उनके डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में। आज का ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है, वो इसलिए क्योंकि आज हम बात करेंगे इनके अलग अलग तरीके से क्लासिफिकेशन के मेथड को। सबसे पहले तो मैं बात करूं इस टॉपिक का मतलब क्या है, तो आपका टॉपिक है एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स, यानी कि ऐसे ड्रग जो कि आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को या तो इनहिबिट करेंगे या तो उनको पूरी तरह से खत्म कर देंगे। इन्हीं को हम बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल ड्रग। इस एंटी माइक्रोबियल ड्रग का जो क्लासिफिकेशन है वो बाकी के क्लासेस की तरह से एक या दो क्लास पे खत्म नहीं होगा। इनका तरीका कई सारा है, कई तरीके से हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। आप व्हाइट बोर्ड में ही बहुत सारा भरा हुआ देख रहे हैं, ये भी क्लासिफिकेशन का मेथड है। और इस व्हाइट बोर्ड के आखिरी में मैं आपके लिए एक एनिमेशन वीडियो भी ऐड कर रहा हूं। वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है क्लासिफिकेशन का। वो इतना महत्वपूर्ण है कि उसके लिए मैंने इसको व्हाइट बोर्ड से अलग एनिमेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया हुआ है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से क्लियर करेगा। सबसे पहले 2 मिनट इस बात को समझें, मैंने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट है और लंबा भी होगा। सबसे पहले तो हमको समझना पड़ेगा कि इस क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है और क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। जनरली हम लोग क्लासिफाई करते हैं ड्रग को तो वो अलग अलग पैरामीटर के हिसाब से होता है। कोई उनके सोर्स ऑफ एक्शन के हिसाब से, सोर्स ऑफ ऑप्टेन के हिसाब से होता है, कोई उनके नेचर के अकॉर्डिंगली, कोई उनके मैकेनिज्म के अकॉर्डिंगली। यहां पे जो एंटी माइक्रोबियल ड्रग है उनको हम एक से ज्यादा कई अलग अलग तरह के क्लास में क्लासिफाई कर सकते हैं। वंस अपॉन अ टाइम जब मैं क्लास में इसके बारे में बात कर रहा था तो बच्चों ने मुझसे ये सवाल पूछा, लॉजिकली वहां का सवाल ये था। मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से कुछ लोग के अंदर भी ये डाउट्स हो रहे होंगे, तो उसको मैं यहां पे क्लियर कर दूं कि उनका ये कहना था कि हम इतने सारे क्लासिफिकेशन को क्यों करते हैं। यहां पे ऐसे कई ड्रग ऐसे हैं जो एक क्लास से अधिक क्लासेस में आए हुए हैं और मैं आपको उन्हीं बात को रखने के लिए उनके सामने मैंने रेड कलर में हैज के मार्क से डिनोट किया है। जब आप स्क्रीनशॉट लेंगे अभी आप देख सकते हैं कि जहां जहां भी हैज मार्क लगे हैं वो एक से ज्यादा क्लासेस में आए हैं। जो इंपॉर्टेंट उनको मैंने ऐड किया हुआ है, कुछ क्लासेस को, कुछ एग्जाम्पल को स्किप किया है बोर्ड में लिमिटेशन की वजह से। सो ये ऐसा क्यों है कि क्यों एक ड्रग एक से अधिक ज्यादा कैटेगरी में आ रहा है और अलग अलग कैटेगरी बनाने का क्या फायदा है, क्या लॉजिक है। चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं इसी क्वेश्चन को सबसे पहले, क्योंकि ये आपके मन के लिए बहुत ही जरूरी है इसका जानना। मैं आपको समझाने चाहता हूं कि एक जो क्लासिफिकेशन है वो क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है और इसको क्लासिफाई करने के अलग अलग तरीके को हम किस हिसाब से समझ सकते हैं। ये एक छोटा सा व्हाइट बोर्ड है, इसी की डमी है। इसमें मैं आपको बता रहा हूं कि किसी कॉलेज के अंदर पढ़ने वाले बच्चों को हम कितने तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं और उस क्लासिफिकेशन का यूटिलाइजेशन हम कहां और किन किन जगह में करेंगे। ध्यान से देखिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट आपका इसी पे बेस्ड है। अगर किसी कॉलेज में फार्मेसी की पढ़ाई होती है, अब फार्मेसी की पढ़ाई मतलब या तो वहां डिप्लोमा हो रहा होगा या तो डिग्री हो रहा होगा या तो दोनों हो रहे होंगे, तो उनको हम मान के चलते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। ये अलग अलग तरह के क्लासिफिकेशन हो सकता है। जस्ट फॉर एग्जांपल, तो उस कॉलेज में आपके जिस भी एग्जांपल लिया है वहां पे आपका बी फार्मेसी की क्लासेस हो रही होगी, साइमल्टेनियसली आपके डिप्लोमा की क्लासेस हो रहे होंगे। तो हमने पहली बात तो इस कॉलेज के अंदर का जो एजुकेशन सिस्टम है उसको 2 मेन डिसिप्लिन बी फार्मा और डी फार्मा में क्लासिफाई किया, ताकि आपको एक सेगमेंट की जानकारी अगर लेनी हो तो स्पेसिफिक, मोर एक्यूरेट, कंसाइज वे में आप पहुंच पाए उस तक। फार्मेसी का बोलेंगे तो सब आएंगे, डिप्लोमा करेंगे तो बायोफर्गेशन होगा, वैसे ही डिग्री करेंगे तो बायोफर्गेशन होगा। यहां पे आप देखिए डिग्री को और डिप्लोमा को एकदम रफ के स्टूडेंट्स को अगर मैं क्लासिफाई करना चाहूं तो उनको किस अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर सकता हूं और इसकी जानकारी को कहां और कैसे यूटिलाइज कर सकता हूं। इनको मैं क्लासिफाई कर सकता हूं स्टूडेंट्स को आपके सेमेस्टर के अकॉर्डिंगली, विच इज एप्लीकेबल फॉर ओनली फॉर डिग्री, नॉट फॉर डिप्लोमा। दूसरा, उनकी एक्टिविटी ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से, तो ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। अगर मैं बात करूं उनके अटेंडेंस की तो दोनों डिसिप्लिन के लिए आप इसको बाइफरकेट कर सकते हैं। फिर लास्ट में अगर इनको क्लासिफाई करूं कितने जेंडर के अकॉर्डिंगली, कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं, उनको आप क्लासिफाई कर सकते हैं। इनका यूज देखिए,
जो सेमेस्टर है इनको फर्दर क्लासिफाई कर सकता हूं मैं सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, 6 और 8 सेमेस्टर के अकॉर्डिंगली। तब आपके लिए आसान क्या हो जाएगा कि आपके लिए ये डाटा निकालना कि अगर मैं फार्माकोलॉजी के इस फार्माकोलॉजी 3 के नोट्स सर्कुलेट करना चाहता हूं तो मुझे कितने बच्चों को देना पड़ेगा। तो आप सीधा इस 6 सेमेस्टर में आ सकते हैं और 6 सेमेस्टर का डाटा देख सकते हैं कि ये इतने बच्चे हैं, तो आप उनके लिए प्रिपेयर करें। इट विल बी इजी फॉर एनीवन फॉर एनी रीजन। दूसरा, अगर मैं इनको इनकी एक्टिविटी के हिसाब से क्लासिफाई कर दूं तो कि कितने बच्चे इंटरेस्टेड हैं अदर टाइप ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए, कितने ऐसे हैं जो पढ़ाई करने में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं अपार्ट फ्रॉम दिस टाइप ऑफ गेम्स और अदर एक्टिविटी, तो इनको आप अलग अलग तरीके में डिवाइड कर सकते हैं। एक स्टडी के हिसाब से, दूसरा स्पोर्ट्स के हिसाब से। स्टडी में भी अलग अलग क्लासेस के जो हमारे ट्यूटोरियल क्लास होते हैं उनमें कौन से बच्चे कितने क्लास में कौन सब्जेक्ट अटेंड करना चाहते हैं, कोलॉजी हो, कोग्नोसी हो या केमिस्ट्री हो, सुटिक्स हो या कोई और सब्जेक्ट हो, उसके हिसाब से अगर आप स्पोर्ट्स के बारे में बात करेंगे तो कितने बच्चे ऐसे हैं जो स्पोर्ट्स में क्रिकेट को एज अ स्पोर्ट्स पसंद करते हैं, कितने फुटबॉल को पसंद करते हैं। अगर हम इसको अटेंडेंस के हिसाब से क्लासिफाई करें तो कितनों का 70% से बिलो और कितनों का 70% से ऊपर है, ताकि आपको जब डाटा देना पड़े एग्जाम के लिए, प्रिपेयर करना पड़े सेशनल एग्जाम के लिए, तो उनके हिसाब से आप शॉर्ट आउट कर सकें कि इतने बच्चे एलिजिबल हैं, इतने नॉन एलिजिबल हैं। सो अदर क्राइटेरिया आपके हिसाब से इसको आप डिवाइड कर सकते हैं। मेल फीमेल की अगर आप बात करें तो कई सारे हमको फॉर्म भरने पड़ते हैं जो वेब पोर्टल होते हैं, AICT की, PCI की, SHE की, इसमें आपको डिटेल देना पड़ता है कितने सेमेस्टर में कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट लगते हैं, कितने बच्चों का अटेंडेंस 70 से कम कितना ज्यादा है, और कितने मेल कितने फीमेल हैं, हर एक क्लास में कितने पास हुए में से कितने परसेंट मेल कितने परसेंट फीमेल है, ये सब हमको डाटा देना पड़ता है जो इसकी क्लासिफिकेशन का है। सो मेल फीमेल में भी फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं हाइट के अकॉर्डिंगली। अब इसका एडवांटेज देखिए, एक ही चीज को अलग अलग क्लासिफाई करने का। आपसे कोई पूछेगा कितने परसेंट बच्चों का डाटा अटेंडेंस का 70% से कम है, तो आप इस पॉइंट को देख करके आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। कितने बच्चे बी फार्मा के हैं तो आप इनको आसानी से देख सकते हैं। बी फार्मा में भी कोई स्पेसिफिक सेमेस्टर के कितने हैं तो आप देख सकते हैं, तो आप सीधा अपने डाटा को फोकस कर सकते हैं। और यही तो मेन एडवांटेज है आपकी किसी भी तरीके के क्लासिफिकेशन को करने के लिए। और इसी तरीके से हमने आज के ड्रग का जो क्लासिफिकेशन है वो अलग अलग तरीके से दिखाया है ताकि इससे समझने में आसानी हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका क्लासिफिकेशन। मैं इसको रिवाइज करूंगा आगे जाकर किसी और टॉपिक में। सबसे पहले अगर हम उनके मेन क्लास के बारे में देखें अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशंस, तो सबसे पहला है आपका केमिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली। ये आप केमिस्ट्री में ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, हम उसके अंदर नहीं पहुंचेंगे। तो केमिस्ट्री में केमिकल के अकॉर्डिंगली उनका क्लासिफिकेशन करते हैं। दूसरा, उनको हम उनके टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंगली जिसमें वो ठीक करने के लिए यूज करते हैं उनके अकॉर्डिंगली हम उनको क्लासिफाई करते हैं। तीसरा जो मेथड होता है वो होता है आपके स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी के लिए कि कितने टाइप के एंटीबायोटिक्स कितने तरह के माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल कर पाएंगे, कम लिमिटेशन को या ज्यादा को, उसी के हिसाब से क्लासिफाई करते हैं। हम उनको टाइप ऑफ एक्शन के कि ये वो बैक्टेरियोस्टैटिक हैं कि बैक्टेरियोसिडल है, इनके हिसाब से क्लासिफाई करते हैं। हम इनको इनके सोर्स ऑफ ऑब्टेन्ड के हिसाब से कि वो बैक्टीरिया से, कि वो फंगी से, कि वो एक्टिनोमाइसीटी से डिराइव करते हैं। और एक मेथड है जिसको मैं आपको वीडियो के फॉर्म में दिखाऊंगा वीडियो के लास्ट में, वो है उनके मैकेनिज्म के ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंगली हम उनको कितने टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं केमिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से। ये केमिकल स्ट्रक्चर इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप इनके केमिकल के स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे तो आगे जाकर के इनकी सिंथेसिस करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट प्ले करेगा। आपने कल के वीडियो में ये देखा कि हम जो एंटीबायोटिक के बारे में बात करते हैं तो ये मोस्ट ऑफ द केस जो एंटीबायोटिक होते हैं वो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही डिराइव होते हैं और दूसरे तरह के अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को या तो कम या तो खत्म इनको करने के लिए अचीव करते हैं। तो मेजर सोर्स तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही हुए, बट इसको अगर मैं इनके स्ट्रक्चर में कोई चेंज करूं, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप के डाटा का यूज करते हुए, तो अपन तो कोई ना कोई नया मॉलिक्यूल नई एक्टिविटी सबसे डेवलप कर ही सकते हैं। उसी के हिसाब से इनको बाइफरगेट किया है, केमिस्ट्री में आपने और पढ़ा होगा। सबसे पहला है आपका सल्फोनामाइड। ये जो केमिकल स्ट्रक्चर है सल्फोनामाइड, क्योंकि ये जो सल्फोनामाइड है वो आपने कई बार पढ़ा, आगे एक स्पेसिफिक टॉपिक के रूप में भी पढ़ेंगे। तो ये सल्फोनामाइड के अंदर जो इंपॉर्टेंट है एग्जांपल वो है सल्फोनामाइड के इंपॉर्टेंट एग्जांपल सल्फा डायाजीन। दूसरा है पैरा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड, याद रखिएगा क्योंकि इसको बार बार पढ़ना पड़ेगा। आपके मेन एग्जाम में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, मैं बताऊंगा भी आगे आने वाले समय में। दूसरा जो क्लास है वो है आपके उसी केमिकल्स के अंदर का, वह है डाई अमाइनो पैरिमिडीन। डाई अमाइनो पैरिमिडीन के अंदर जो एग्जाम्पल हम मेन तरीके से यूज करते हैं वो एग्जाम्पल है ट्राई मेथोप्रिन, पायरीमेथामीन। ये जो आप क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, आज का जो टॉपिक देख रहे हैं, इसे हमने केरी त्रिपाठी के 8th एडिशन को फॉलो करते हुए लिया हुआ है।
तीसरा जो हमारा इसी केमिकल स्ट्रक्चर के अंदर है वो है क्विनोलोन्स, इसके अंदर है नॉरफ्लॉक्सासिन, बहुत सुनते होंगे आप, कल के वीडियो में मैंने आपको दिखाया भी था टैबलेट नॉरफ्लॉक्सासिन, मोस्ट ऑफ द केस डायरिया के केस में इसको हम यूज करते हैं। नॉरफ्लॉक्सासिन के साथ सिप्रोफ्लॉक्सासिन, काफी सुना हुआ ड्रग है, और नैरिडिक्सिक एसिड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जो सुनते हैं आप उसको टैली किया करिएगा कि आपने इससे पहले खाया था भाई, तो वो इस कैटेगरी का है, ये आपको याद रखने में मदद करेगा। उसके बाद अगला है बीटा लैक्टम, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्लासेस ऑफ द ड्रग दैट इज, एग्जांपल की बात करें तो पेनिसिलिन, यहां पे पेनिसिलिन स्टार लगा हुआ है, सॉरी हैज लगा हुआ है, वो क्यों मैं समझा चुका हूं, दोबारा समझाऊंगा। दूसरा है सिफेलोस्पोरिन और फिर तीसरा है मोनोबैक्टम। अब देखिए यहां पे मैंने पेनिसिलिन को बीटा लैक्टम के अंदर इंक्लूड किया है, तो एक बार आप सुपरफिशियली नजर लगाइए कि इस व्हाइट बोर्ड में और कहां पे पेनिसिलिन लिखा हुआ है। ऊपर से नीचे सीक्वेंस वाइज आएंगे तो यहां पे देखिए ये लिखा हुआ है पेनिसिलिन, यहां पे किसके अंदर लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसके थ्रू डिराइव करते हैं हम उसको, उसके अंदर लिखा हुआ है। तो पेनिसिलिन लिखा हुआ है किसके अंदर, एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी के हिसाब से यूज करते हैं, एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी शो करते हैं, तो हमने इसको टाइप ऑफ एक्टिविटी में ये यहां पे यूज किया हुआ है, टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म यूज जिसमें होते हैं, तो बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए यूज होगा। यहां पे लिखा आपका पेनिसिलिन, दोबारा देखेंगे तो यहां भी लिखा हुआ है पेनिसिलिन जी, ये किसके अंदर लिखा हुआ है, देखिए ये नैरो के अंदर इंक्लूडेड, ये नैरो किसके अंदर है, फिर स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी के हिसाब से यहां तीसरी बार आ गया। और भी देखिए यहां भी लिखा हुआ है पेनिसिलिन, ये किसके अंदर है, बैक्टीरियोसिडल के अंदर, ये बैक्टीरियोसिडल फिर किसके अंदर है, टाइप्स ऑफ एक्शन यानी कि स्टैटिक की सिडल के अंदर। तो एक ड्रग एक से ज्यादा क्लासेस में आ रहा है, तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि इस क्लास की ड्रग और कौन कौन से क्लास में कॉमन रूप से लेते हैं, ताकि आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपके लिए इजी हो जाए। जीपैट, नाइपर, फार्मासिस्ट, रेलवे फार्मासिस्ट, ड्रग इंस्पेक्टर, जेल फार्मासिस्ट, कई सारे एग्जाम में इन्हीं पैटर्न को फॉलो करते हैं और एंटीबायोटिक से काफी सारे क्वेश्चन आएंगे। इसी क्लासिफिकेशन से आपको 5 कम से क्वेश्चन अलग एग्जाम में मिल जाएंगे। आगे बात करें तो अगला है टेट्रासाइक्लिन। इस टेट्रासाइक्लिन के अंदर के जो इंपॉर्टेंट इंक्लूड करते हैं वो है ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल हुए। फिर नाइट्रोबेंजीन डेरिवेटिव, नाइट्रोबेंजीन डेरिवेटिव के अंदर के एग्जांपल हैं क्लोरमफेनिकोल। फिर हम बात करते हैं अमाइनोग्लाइकोसाइड के अंदर, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल में से एक है आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, एमिकासिन और नियोमाइसिन। ये क्लास की लगभग सारे ड्रग के बारे में आपने सुना होगा, प्रिस्क्रिप्शन में देखा होगा, कभी कभी यूज भी किए होंगे। तो दिस क्लास इज अनदर इंपॉर्टेंट क्लास फॉर क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू। आगे बात करें मैक्रोलिड्स के बारे में बात करें तो इंपॉर्टेंट फिर से आ जाता है वह हमारा एरिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये ड्रग को हम यूज करते हैं, यूटीआई वगैरह के कुछ केस में भी इनको हम यूज करते हैं। तो ये जो मैक्रोलीड है इसको भी हमको टिक करके रखना चाहिए आपके एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो अगला है लिंकोसानाइड, ये कैटेगरी के ड्रग में एग्जांपल है लिंकोमाइसिन, क्लिनिडामाइसिन, ये इनके इंपॉर्टेंट हुए एग्जांपल। आगे की बात करें तो नाइट्रोइमिडाजोल डेरिवेटिव या उस क्लास के ड्रग की बात करें तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एग्जांपल इज मेट्रोनिडाजोल और टिनिडाजोल। यहां भी इसी की तरह दोबारा से ये हैज मार्क आया है, मतलब ये जो ड्रग है और भी कई एग्जांपल है बट बोर्ड में हमने सबको इंक्लूड नहीं किया। तो यहां पे जो आप मेट्रोनिडाजोल देख रहे हैं वो कहीं और क्लासेस में भी आया होगा। चलिए फिर से हम स्पेशलिटी गांव से देखें कि कहां पे है हमारा मेट्रोनिडाजोल। ऊपर से नीचे आइए, मेट्रोनिडाजोल आपको वहीं पे दिख रहा है, मेट्रोनिडाजोल आप यहां पे देख सकते हैं मेट्रोनिडाजोल। ये मेट्रोनिडाजोल किसके अंदर का एग्जांपल है, पीछे आइए थोड़ा सा, देखिए एंटी प्रोटोजोवल के अंदर का ड्रग है। एंटी प्रोटोजोवल किस क्लास के अंदर का कंक्लूड है, ये आप देखिए आपके एंटी प्रोटोजोवल जो ड्रग है आपका टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म यूज के अंदर यूज आया हुआ है। तो ये आपके अलग अलग कैटेगरी के ड्रग के अलग अलग यूटिलाइजेशन है उनके क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली। तो आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्लास की। देन कमिंग टू द निकोटिनिक एसिड डेरिवेटिव, ये निकोटिनिक एसिड डेरिवेटिव के एग्जांपल हैं आइसोनियाजाइड, आपने काफी बार सुना होगा। आइसोनियाजाइड के बाद है पैराजीनामाइड, ये कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग हुए। कमिंग टू द नेक्स्ट क्लास, ये भी हो गया एजोल डेरिवेटिव। एजोल डेरिवेटिव के अंदर एग्जांपल है माइकोनाजोल, ये भी आपने बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग के रूप में यूज किया होगा, कहीं कहीं पढ़ा भी होगा इसके बारे में। उसके बाद है कोट्राइमाजोल, कोट्राइमाजोल हमने कई बार यहाँ पे भी लिखा हुआ है। कोट्राइमाजोल के बाद कीटोकोनाजोल, अगेन कीटोकोनाजोल यहाँ पे आ रहा है और दोबारा कीटोकोनाजोल कहाँ पे है, उसी के नीचे कीटोकोनाजोल, ये किसके अंदर है, एंटीफंगल। और एंटीफंगल फिर से आपके टाइप्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म इन विच इट इज यूज्ड टू ट्रीट दैट प्रॉब्लम के अंदर यूज किया गया है। सो यहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हैं, यहाँ पे आप इसको समझ सकते हैं।
आगे की बात करते हैं तो आप दूसरा क्लासिफिकेशन आ जाइए, दूसरे तरीके के पे आ जाइए। तो दूसरा तरीका क्या कहता है? दूसरा तरीका कहता है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये जो एंटीबायोटिक के एग्जांपल्स हम बात करेंगे, इनको उस किस तरह के माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल करने, सप्रेस करने या उसके होने वाले इंफेक्शन से आपको प्रिवेंट करने के लिए यूज करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली हम इसको बात करें। तो मोटा मोटा अगर एक एग्जांपल बात करें, वैसे तो एग्जांपल और भी हैं, बट हमने क्लास और उसके तरीके को समझाने के पर्पज से आज का टॉपिक बनाया हुआ है, तो पूरे एग्जांपल हमने इंक्लूड नहीं किए, एक एक एग्जांपल यूज किया हुआ है। सबसे पहले सेकंड का देखिए, एंटीबैक्टीरियल, यानी कि ऐसे ड्रग जो कि बैक्टीरिया के प्रॉब्लम को ठीक करने में यूज करते हैं, वो कौन कौन से हैं? ये हैं आपका पेनिसिलिन, अगेन पुराना कंडीशंस यहां भी आया हुआ है, यहां भी आया हुआ है, यानी कि अगर बैक्टीरिया की वजह से आपको कोई इंफेक्शन हुआ है तो उसके लिए आप यूज करेंगे पेनिसिलिन। दूसरा, अगर कोई ड्रग एंटी फंगल है, यानी कि कोई ड्रग आपके फंगल इंफेक्शन को ठीक करता है, उसके एग्जांपल कीटोकोनाजोल, जिसके बारे में कल ही आपको मैंने ट्यूब दिखाया था एक क्रीम के रूप में। कहीं फंगल इंफेक्शन हो गया है, रिंग वर्म वगैरह हो गए, कुछ और हो गए, स्किन में प्रॉब्लम है, आप इसकी को यूज कर सकते हैं। तो ये फंगल के इंफेक्शन को ठीक करने के लिए यूज होता है। उसी के सीक्वेंस में आगे बढ़े तो एंटीवायरल, ऐसे ड्रग जो कि वायरल इंफेक्शन को ठीक करने में रिस्पॉन्सिबल होंगे, जो वायरस की वजह से प्रॉब्लम डेवलप हो रही है उसको कम करने में मदद करेंगे, तो वो कहलाएंगे आपके एंटीवायरल। उसके इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं एसाइक्लोविर और एमेंटाडीन, और भी हैं, दो हमने यूज किया है। अगर कोई प्रोटोजोआ की प्रॉब्लम को ठीक करने में मदद करता है तो वो ड्रग आपके एंटी प्रोटोजोअल में इंक्लूड होंगे। एग्जांपल की बात कर ले रहे हैं, जो मलेरिया को ठीक करने वाले ड्रग हैं उनको हम इंक्लूड करते हैं। मलेरिया का जो प्रोटोजोआ है वो प्रॉब्लम कॉज करेगा। सो क्लोरोक्वीन आपके इंपॉर्टेंट ड्रग है। मेट्रोनिडाजोल ऑलरेडी आ चुका है इसके पहले, तो मेट्रोनिडाजोल आप जानते हैं क्रीमी वर्म्स के लिए यूज करते हैं, वो यहां पे इंक्लूड है। आगे हम बात करते हैं अगला क्लासिफिकेशन के तरीके की, तो वह स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी? स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी कहने का मतलब है कि वो जो एंटीबायोटिक है वो कितने तरह के बैक्टीरिया, वायरस, फंगी या प्रॉब्लम को ठीक करने में मदद कर सकता है। अलग अलग सिचुएशन हो सकते हैं, यानी कि अगर मैं बात करूं, मैं अकेला 5 लोगों से मुकाबला कर सकता हूं किसी केसेस में, तो मेरी लिमिटेड एक्टिविटी कितनी होगी? मैक्सिमम 5। और अगर कोई और एक्स्ट्रा पर्सन मेरे साथ है, वो 50 लोगों के साथ अकेला फाइट कर सकता है, तो वो मुझसे ज्यादा ताकतवर हुआ, तो उसकी जो यूटिलिटी है वो ज्यादा हुआ, ब्रॉड स्पेक्ट्रम हुआ, और मैं थोड़ा सा नैरो स्पेक्ट्रम हो गया। स्पोर्ट्स में भी अगर आप इसका एग्जांपल देखेंगे, कोई पर्टिकुलर पर्सन केवल बॉलिंग कर सकता है, कोई बैटिंग कर सकता है, या कोई एक बहुत ही अच्छा फील्डर है, लेकिन तीनों की एक अपनी अपनी लिमिटेशन है। बट अगर कोई पर्टिकुलर प्लेयर ऐसा है जो बहुत ही अच्छा खेल सकता है, हर एक एस्पेक्ट में काफी अच्छा बैटिंग करेगा, बॉलिंग में बहुत बेहतरीन बॉलिंग कर सकता है, फील्डिंग में उससे अच्छा कोई होगा नहीं, तो इट इज अ ऑलराउंडर, जिसको हम लोग बात करते हैं। कहीं भी किसी भी फील्ड में वो अपना एक्टिविटी दिखा देगा। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब जिसको हम काफी सारे प्रॉब्लम को, काफी सारे इंफेक्शन को ठीक करने में यूज कर लें, वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम हुआ। तो उसके हिसाब से क्लासिफाई किया गया है। तो पहला जो है आपका नैरो स्पेक्ट्रम। नैरो स्पेक्ट्रम का एग्जांपल है पेनिसिलिन जी। देखिए कई बार पेनिसिलिन यूज हुआ है, हमने एक से ज्यादा क्लासेस में इनको इंक्लूड किया है क्योंकि उसका नेचर अलग अलग हो सकता है नीड के अकॉर्डिंगली। दूसरा आप बात करेंगे ब्रॉड स्पेक्ट्रम की, तो एरिथ्रोमाइसिन का एग्जांपल है, वो काफी प्रॉब्लम को ठीक करने में यूज होते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट इज टाइप ऑफ एक्शन, कि वो उसका एक्शन क्या है, कैसे वो अपना एक्शन परफॉर्म करेगा। तो दो मेन तरीके हैं। पहला है बैक्टीरियोस्टेटिक, यानी कि ऐसे एंटीबायोटिक जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को कंट्रोल करेंगे, लिमिट करेंगे, स्टॉप करेंगे, कंप्लीटली खत्म नहीं करेंगे, ग्रोथ को बढ़ने नहीं देंगे, वो कहलाता है बैक्टीरियोस्टेटिक। एग्जांपल है टेट्रासाइक्लिन। दूसरा होगा तो वो सीडल इन नेचर होगा, बैक्टीरियोसीडल, यानी कि जो बैक्टीरिया को कोई तरह से किल कर देगा, खत्म कर देगा। उसके एग्जांपल की बात करें पेनिसिलिन, अनदर एग्जांपल ऑफ पेनिसिलिन, देखिए कई जगह आ चुका है। और पेनिसिलिन के साथ है आइसोनियाजाइड, ये आपके इंपॉर्टेंट एग्जांपल के अंदर रखें। इस क्लास में कुछ और ड्रग भी हैं जो केमिकल नेचर, उसमें अदर में भी आता है, रिफॉर्मेशन उसका हम यूज करते हैं। इसके बाद जो एक और क्लासिफिकेशन होगा, डी के बाद ई आएगा। ई में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए हम इसको इंक्लूड नहीं किए हैं, बट उसमें होता है उनका सोर्स के अकॉर्डिंग, सोर्स का एक्टिविटी से ज्यादा लेना देना नहीं है, इसलिए इंक्लूड नहीं किए हमने सोर्स के अकॉर्डिंग। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है वो आपके व्हाइट बोर्ड में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको केवल सुनना जरूरी नहीं है, उसको देखना चाहिए कि वो हो क्या रहा है, कहां पे काम कर रहा है, किस जगह पे काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, और उसके एग्जाम्पल क्या है। वो इतना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने इसको एक अलग से एनिमेशन के रूप में बनाया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वो वीडियो जरूर देखें जो अभी थोड़ी देर बाद इसी वीडियो के लास्ट में शुरू होगा।
इसमें हमने क्लासिफाई किया है एंटीबायोटिक को उनके क्लास के काम करने के तरीके। अब ये भी सुन लें थोड़ा सा, फिर आपको समझने में भी आसानी होगी। कई ऐसे एंटीबायोटिक हैं जो आपके बैक्टीरिया के सेल वॉल के सिंथेसिस को खत्म करेंगे। बैक्टीरिया का सेल वॉल उसकी बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है, वो अगर खत्म हो गया तो बैक्टीरिया किल हो जाएगा। कुछ बैक्टीरिया आपके प्रोटीन सिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से प्रोटीन नहीं बनेगा। प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉकिंग मटेरियल, और भी एक्टिविटी के लिए यूज होता है, बैक्टीरिया वहीं पे खत्म हो जाएगा। कुछ एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन की पेनिट्रेबिलिटी को अल्टर करते हैं, बहुत सारे अंदर जा सकते हैं, कुछ चीजें बाहर आ सकती हैं, तो वो आपके बर्स्ट होने की संभावना हो सकती है, आपके कंसंट्रेशन टॉनिसिटी मेंटेन नहीं हो पाएगी। कुछ डीएनए के सिंथेसिस को अफेक्ट करेंगे और कुछ उनके एंजाइमेटिक एक्टिविटी को अफेक्ट करेंगे। अलग अलग तरीके से वो काम करते हैं और अपना काम करके एंटीबायोटिक का जो एक्शन है वो पूरा कर पाते हैं। तो सबसे पहले आप इन कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं। अब आप तुरंत से इस वीडियो को देखिए, एनिमेशन को। एनिमेशन के बाद मैं आपके लिए ये व्हाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, हालांकि ये जस्ट क्लासिफिकेशन है, वो आपको बुक से भी मिल जाएगा। रेफरेंस का बताया मैंने कि आज का रेफरेंस मैंने लिया है पूरी तरह से KD त्रिपाठी को, क्योंकि वही एक बुक है जिसमें उन्हें अलग अलग तरीके के क्लासिफिकेशन को इंक्लूड किया है। सो फ्रेंड, दैट्स ऑल फॉर द डे। प्लीज एक बार रिक्वेस्ट और करूंगा, एनिमेशन वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके हर एक तरह के एग्जाम में आपकी काफी मदद करेगा। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। नमस्कार। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे एंटीबायोटिक्स के डिफरेंट मैकेनिज्म्स एंड देयर साइट ऑफ एक्शन। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं बैक्टीरिया सेल के बारे में। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये बैक्टीरिया का सेल है, और ये जो आउटर लाइनिंग देख रहे हैं ये बैक्टीरिया का सेल वॉल कहलाता है। और ये सेल वॉल जो इनर लाइनिंग को कवर करता है ये इनर लाइनिंग कहलाता है बैक्टीरिया का सेल मेम्ब्रेन। तो आइए बात करते हैं बैक्टीरिया सेल के इनर पार्ट के बारे में। इनर पार्ट में जो आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर कहलाता है बैक्टीरिया का पेरेंट डीएनए, और ये पेरेंट डीएनए को हम बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। और ये जेनेटिक मटेरियल मीन्स पेरेंट डीएनए एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, मीन्स जब बैक्टीरिया सेल डिवाइड करता है, मल्टीप्लाई करता है, ग्रो करने के लिए, तो उस टाइम पे ये पेरेंट डीएनए अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाता है। और ये मल्टीपल कॉपीज को हम मल्टीपल डीएनए या डॉटर डीएनए भी कहते हैं। और ये प्रोसेस जिसमें डीएनए मल्टीपल मल्टीपल कॉपीज बनाता है, इस प्रोसेस को हम रिप्लिकेशन कहते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस। नेक्स्ट प्रोसेस में जो पेरेंट डीएनए है ये ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ये सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म कहलाता है एमआरएनए, और प्रोसेस जिसमें डीएनए एमआरएनए में कन्वर्ट होता है उस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। एमआरएनए का फुल फॉर्म होता है मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें मैसेजेस कोड होते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। अब आते हैं नेक्स्ट प्रोसेस। नेक्स्ट प्रोसेस में ये एमआरएनए ट्रांसलेशन के थ्रू प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये प्रोटीन है, और प्रोसेस जिसमें एमआरएनए के थ्रू प्रोटीन सिंथेसाइज होता है उसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं। और ये प्रोटीन बैक्टीरिया सेल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि एंजाइम जो है स्पेसिफिक सबस्ट्रेट में जाके बाइंड होता है, और बाइंड होने के बाद स्पेसिफिक एंजाइमेटिक एक्शन शो करता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया में बायोकेमिकल रिएक्शंस अल्टीमेटली बायोकेमिकल फंक्शंस होते हैं। ये जो आप डिफरेंट स्ट्रक्चर या डिफरेंट प्रोसेस हमने जो बताए ये मेन साइट ऑफ एक्शन होता है एंटीबायोटिक के लिए, और ये एंटीबायोटिक्स अल्टीमेटली इन साइट ऑफ एक्शन में एक्ट करते हैं टू किल द बैक्टीरिया और टू स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं साइट ऑफ एक्शन फॉर सेल वॉल इनहिबिटर्स। इसमें एग्जांपल्स हैं पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, साइक्लोसाइरिन, वैंकोमाइसिन एंड बेसिट्रिसिन। ये जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया सेल डेवलप होता है वो सेल वॉल डेफिसिट होता है, मीन्स उसमें सेल वॉल नहीं होता है। तो हाइपोरेस्मेटिक प्रेशर क्रिएट होने की वजह से बैक्टीरिया सेल स्वेल होता है और बस्ट हो जाता है, और अल्टीमेटली बैक्टीरिया सेल का डेथ हो जाती है। उसके बाद हम नेक्स्ट साइट ऑफ एक्शन बात करेंगे, साइट ऑफ एक्शन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर। इसके एग्जांपल्स हैं टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकॉल, इरिथ्रोमाइसिन, क्लिंडामाइसिन एंड लिनेजोलिन। ये जो एंटीबायोटिक्स होते हैं ये एंटीबायोटिक्स एमआरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस को नहीं होने देते हैं, इसका मतलब ट्रांसलेशन प्रोसेस को इनहिबिट करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट साइट ऑफ एक्शन की बात करेंगे जो इंटरफेयर करते हैं विद द डीएनए फंक्शन एंड सिंथेसिस। इसके एग्जांपल्स हैं रिफाम्पिन, मेट्रोनिडाजोल, एसाइक्लोवीर एंड जिडोवोडिन। ये जो एंटीबायोटिक्स होते हैं ये
पेरेंट डीएनए से मल्टीपल कॉपीज डीएनए बनने नहीं देते हैं, मीन्स रिप्लिकेशन प्रोसेस को इनहिबिट करते हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर डीएनए की फंक्शन और सिंथेसिस नहीं हो पाती। अब हम नेक्स्ट साइट ऑफ एक्शन की बात करेंगे, द ड्रग्स विच कॉजेस लीकेज ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, और इसमें एग्जांपल्स हैं पॉलीमिक्सिन, कोलिस्टीन, एम्फोटेरिसिन बी, नीस्टेटिन एंड हामासिन। ये जो एंटीबायोटिक्स रहते हैं वो सेल मेम्ब्रेन में जाके बाइंड होते हैं और वहाँ पे डिटर्जेंट लाइक एक्शन शो करते हैं। इसकी वजह से उसमें स्मॉल पोर्स जनरेट होते हैं। स्मॉल पोर्स होने की वजह से सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी चेंज होती है और इनर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, आयंस होते हैं, इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड्स, वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं, वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू लीक आउट कर जाते हैं और अल्टीमेटली सेल की डेथ हो जाती है। इसके बाद हम जब नेक्स्ट साइट ऑफ एक्शन की बात करेंगे, वो इंटरफेरेंस विद द इंटरमीडिएटरी मेटाबॉलिज्म। इसमें एग्जांपल्स हैं सल्फोनामाइड्स, सल्फोन्स, पैरामिनोसैलिसिलिक एसिड, पास मीन्स ट्राइमेथोप्रीन, पिरीमेथामीन एंड इथम्बिटॉल। ये जो एंटीबायोटिक्स होते हैं ये एंजाइमेटिक एक्शन को इनहिबिट करते हैं, मीन्स ये एंटीबायोटिक्स स्पेसिफिक सबस्ट्रेट से जाके बाइंड हो जाते हैं और जिसकी वजह से एंजाइमेटिक एक्शन शो नहीं होता है और अल्टीमेटली बायोकेमिकल रिएक्शंस मीन्स बायोकेमिकल फंक्शन परफॉर्म नहीं हो पाते हैं और बैक्टीरिया सेल का ग्रोथ और डेवलपमेंट रुक जाता है।